एटॉमिक हैबिट्स, जिसे लिखा है जेम्स क्लियर ने, द फंडामेंटल्स व्हाट टाइनी चेंजेस मेक अ बिग डिफरेंसेस। तो चलिए इस समरी को शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप जानना चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या आप खुद की आदतों को बदल करके एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहेंगे? अगर जवाब हाँ है तो ये समरी बिल्कुल आपके लिए ही है। इस समरी में हम सीखेंगे कि खुद की हैबिट्स को, खुद की आदतों को कैसे चेंज करें। ऐसा क्या करें कि हमें मोटिवेशन या विल पावर की जरूरत ही ना पड़े। तो आइए इस जर्नी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। मतलब ये कि एक दिन में ब्रिटिश साइकिलिंग की किस्मत चेंज हो गई। 1908 से ब्रिटिश राइडर्स ने 2003 ओलंपिक्स तक सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल जीता था। तो 110 सालों में कोई भी ब्रिटिश साइकिलिस्ट टूर डे फ्रांस नहीं जीता था। ब्रिटिश राइडर्स की परफॉर्मेंस इतनी खराब थी कि कोई भी टॉप बाइक मैन्युफैक्चरर्स टीम को बाइक बेचना नहीं चाहती थी कि कहीं उनकी रेपुटेशन ना खराब हो जाए। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन गवर्निंग बॉडी फॉर प्रोफेशनल साइकिलिंग इन ब्रिटेन ने डेव ब्लेसफोर्ड को हायर किया तो कुछ ऐसा हुआ जो आज तक नहीं हुआ था। जो चीज उसे बाकी के कोचेस से अलग करती थी वो थी उसकी अपनी स्ट्रेटेजी को लेकर के कमिटमेंट, जिसे वो द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स बोलता था। यानी कि हर छोटी से छोटी चीज में भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश देखना, यानी कि सुधार की गुंजाइश देखना। अपनी टीम में छोटे एडजस्टमेंट करके उसने अपनी स्ट्रेटेजी की शुरुआत की। और ये चेंजेस बहुत बड़े नहीं थे बल्कि छोटे छोटे थे, जैसे कि बाइक की सीट को रीडिजाइन करके ज्यादा कंफर्टेबल बनाना। उसने राइडर्स को आइडियल मसल्स टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए इलेक्ट्रिकली हीटेड ओवर शॉर्ट्स पहनने को बोला। टायर्स पर बेटर ग्रिप के लिए अल्कोहल रब करने के लिए बोला, वगैरह वगैरह। तो इन छोटे चेंजेस की वजह से काफी सुधार हुआ और रिजल्ट भी बहुत ही बेहतर मिल रहा था। और फिर 2008 बीजिंग ओलंपिक गेम्स में टीम ने परफॉर्म किया और झंडे गाड़ दिए। लेकिन ये हुआ कैसे? कैसे एक ऑर्डिनरी एथलीट्स की टीम वर्ल्ड चैंपियन बन गई, और वो भी छोटे छोटे चेंजेस से? कोई भी नहीं सोच सकता था कि ये स्मॉल एफर्ट्स इतना बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। क्योंकि अक्सर ना हम इन छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स को, चाहे वो 1% ही क्यों ना हो, कभी नोटिस ही नहीं करते। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये बड़े इफेक्टिव होते हैं और उनका इफेक्ट तुरंत तो नहीं, लेकिन कुछ सालों के बाद पक्के से नजर आता है। तो चलिए देखते हैं कि ये मैथ में कैसे वर्क करता है, यानी कि गणित में कैसे काम करता है। अगर आप एक साल में हर दिन 1% इम्प्रूव करते हैं तो साल के एंड में आप 37 टाइम्स बेटर बन चुके होंगे। हैबिट सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह होती है और इनका असर एक दिन में नहीं दिखाई देता, लेकिन कई महीनों की प्रैक्टिस के बाद डेफिनेटली आपको वो इफेक्ट दिखने लगेगा। हालांकि इसका सैड पार्ट ये है कि ये इतनी स्लो पेस में असर करती है कि कई बार बैड हैबिट से छुटकारा पाने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर आज आप अनहेल्दी मील खाते हैं तो स्केल पर आपका वेट बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, लेकिन बार बार यही चीज रिपीट करेंगे तो टॉक्सिक रिजल्ट्स भी मिलेंगे। जैसा कि बोला जाता है, आज आप सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल ये उतना मैटर नहीं करता। मैटर करती है आपकी आदतें कि वो आपको राइट डायरेक्शन में ले जाती है या नहीं। सोचिए इस बारे में। वैसे आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और अब बात करते हैं कि आपकी हैबिट्स कैसे आपकी आइडेंटिटी को शेप करती है। मतलब ये कि बुरी आदतों को छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है, जबकि अच्छी आदतें जल्दी से अपनाई भी नहीं जाती। बहुत मुश्किल होता है इन्हें अपनाना। तो चाहे हम कितने भी अच्छे इंटेंशन के साथ चले, बुरी आदतें एक बार लग जाए तो पीछा नहीं छोड़ती। हम लाख कोशिश कर ले उन्हें चेंज करने की, लेकिन अक्सर हम फेल हो जाते हैं और इसकी वजह है हम गलत चीजों को चेंज करने की कोशिश करते हैं और दूसरा हमारा तरीका सही नहीं होता। तो बहुत से लोग प्रोसेस ऑफ चेंज शुरू करने के लिए उस चीज पर फोकस करने लगते हैं जो उन्हें अचीव करनी होती है। ये हमें आउटकम बेस्ड हैबिट में लेकर आता है। लेकिन अगर हम आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स बिल्ड करनी शुरू करें तो हम इस चीज पर फोकस करना शुरू कर देंगे कि हमें क्या बनना है। मान लीजिए कि लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। फर्स्ट पर्सन को जब सिगरेट ऑफर की जाती है तो वो बोलता है नो थैंक यू, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये सुनने में ना बड़ा रीजनेबल लगता है, लेकिन देखा जाए तो ये आदमी ये बात मानता है कि वो बेसिकली एक स्मोकर है जो अब कुछ और बनना चाहता है। वो अपने बिहेवियर में एक चेंज चाहता है, जबकि उसके बिलीव्स अभी भी सेम है।
दूसरे आदमी को जब सिगरेट ऑफर की जाती है तो वो भी मना कर देता है, लेकिन यहाँ पर उसके बोलने का तरीका अलग है। नो थैंक यू, लेकिन मैं सिगरेट नहीं पीता। तो देखा आपने, स्मॉल डिफरेंस, एकदम छोटा सा चेंज है, लेकिन सिर्फ इससे ही दोनों की आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। ज्यादातर लोग इम्प्रूवमेंट करते वक्त आइडेंटिटी चेंज के बारे में सोचते तक नहीं है। आप अपने एक एस्पेक्ट को लेकर के जितना ज्यादा प्राउड फील करेंगे, उतना ही आप नई आदतों को अपनाने के लिए मोटिवेट होंगे। आपको ना बस ये डिसाइड करना है कि आप क्या बनना चाहते हो, और अपनी हैबिट्स में छोटे छोटे चेंजेस ला करके आप ये बात साबित कर सकते हो। और इसी के साथ आगे बात करते हैं सिंपल स्टेप्स में बेहतर हैबिट्स को कैसे बिल्ड करें। आइए इसे समझते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया 1898 यानी कि 1898 में, जिसमें पता चला कि हम करंटली हैबिट्स और रूल्स को कैसे समझते हैं, जो कि बाद में हमारा बिहेवियर बन जाती है। तो एडवर्ड को एनिमल्स का बिहेवियर स्टडी करने का बहुत शौक था, इसीलिए उन्होंने बिल्लियों से शुरुआत की। उन्होंने हर बिल्ली को, हर कैट को एक डिवाइस पजल बॉक्स के अंदर रखा। बॉक्स के अंदर एक डोर बनाया था ताकि कैट इजीली निकल सके। एक लीवर प्रेस करके या एक कोड लूप पुल करके ये डोर खुल जाता था। ज्यादातर कैट्स बॉक्स के अंदर जाते ही बाहर निकलने की कोशिश करती थी। तो कैट्स अपनी नोज कॉर्नर्स में घुसा के देखती, अपने पंजे मारती और फिर कुछ मिनट के बाद उन्हें लीवर दिखता और फिर डोर खोल करके बाहर आ जाती थी। तो ऐसा 20 से 30 बार के ट्रायल के बाद, उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करने के बाद ये पता चला कि कैट्स को बार बार बॉक्स में जाना हैबिचुअल लगने लगा और अंदर जाते ही वो लेवल प्रेस करके बाहर निकल आती थी। बार बार की प्रैक्टिस से कैट्स ने मिस्टेक्स कम की और सोल्यूशन पर फोकस किया। तो इस स्टडीज से एडवर्ड लर्निंग प्रोसेस को कुछ ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, जो बिहेवियर सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स देते हैं हम उन्हें रिपीट करते हैं, और जिनका रिजल्ट्स हमारे फेवर में नहीं होता हम उन बिहेवियर्स को अपनी हैबिट्स में शामिल नहीं करते। तो हैबिट्स क्रिएट करने के प्रोसेस को हम 4 इजी स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है क्यू, दूसरा है क्रेविंग, तीसरा है रिस्पॉन्स और चौथा है रिवॉर्ड। तो क्यू हमारे ब्रेन को बिहेवियर शुरू करने के लिए ट्रिगर करता है और रिवॉर्ड प्रिडिक्ट होता है काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन से, और क्योंकि रिवॉर्ड्स का फर्स्ट साइन है, ये अक्सर क्रेविंग्स की तरफ ले जाता है। क्रेविंग्स एक तरह से मोटिवेशनल फोर्स है। बिना किसी भी डिजायर के हम कोई एक्शन नहीं लेते। आपको सिगरेट स्मोकिंग की क्रेविंग्स नहीं होती, बल्कि उस रिलीफ की होती है जो सिगरेट पीने से मिलती है। थर्ड प्लेस पर रिस्पॉन्स आता है, और यही वो एक्चुअल हैबिट है जो आप बनाते हैं, जो किसी भी थॉट या एक्शन के फॉर्म में हो सकती है, चाहे कोई एक्चुअल रिस्पॉन्स हो या नहीं। ये डिपेंड करता है कि आप कितने मोटिवेटेड हैं। और फाइनली रिस्पॉन्स ही रिवॉर्ड लाता है। तो ये बेसिकली किसी भी हैबिट का गोल होता है। क्यों रिवॉर्ड को नोटिस करता है, क्रेविंग्स उस रिवॉर्ड की डिजायर रखती है, और रिस्पॉन्स रिवॉर्ड अचीव करने से जुड़ा हुआ है। अगर कोई बिहेवियर इन चारों स्टेजेस में से किसी एक के लिए भी काफी नहीं है, तो ये मान के चलिए कि वो कभी भी हैबिट नहीं बन सकता। राइट? तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द मैन हु डिडंट लुक राइट। मतलब ये कि मैंने एक बार एक लेडी की कहानी सुनी जो कि कई सालों तक पैरामेडिक की जॉब करती थी, जो एक बार एक फैमिली गैदरिंग में गई। उसने वहां अपने फादर इन लॉ को देखा तो बड़ी कंसर्न हो गई। उसने अपने फादर इन लॉ से कहा कि उससे उनकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए उन्हें तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। और कुछ ही घंटों के बाद हॉस्पिटल में उनकी सर्जरी की गई, जिससे ये पता चला कि एक मेजर आर्टरी ब्लॉक्ड थी, जिससे उन्हें कभी भी हार्ट अटैक आ सकता था। उस लेडी के अलर्टनेस की वजह से ओल्ड मैन की जान बच गई थी। ह्यूमन ब्रेन एक प्रिडिक्शन मशीन की तरह है। ये हर स्मॉल डिटेल को ऑब्जर्व करता है। ये हर टाइम ऑब्जर्व करता है कि आपके आसपास क्या चल रहा है, जो काम आपकी हैबिट में शामिल है। जैसे कि एक पैरामेडिक एक हार्ट अटैक पेशेंट का फेस देख करके ही समझ जाता है कि अटैक आने वाला है, उसी तरीके से आपका ब्रेन भी नोटिस करने लगता है कि क्या चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और जितनी आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आप खुद ही उन क्यूज को नोटिस करना शुरू कर देंगे जो सर्टेन रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट करती है। वो क्यूज जो हमारी हैबिट्स को इतना कॉमन बना देते हैं कि हमें नजर भी नहीं आते। लेकिन नई आदतें बनाने से पहले हमें अपने करंट हैबिट्स पर, हमारी जो आज की आदतें हैं, उन पर ध्यान देना होगा। वैसे ये थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इतनी पुरानी आदतें होती है कि ऑटोमेटिक हैबिट्स बन जाती है। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है जो आप एक्चुअल में करते हो उसके बारे में अवेयर होना। एग्जैक्टली। और ये करने के लिए ना आपको बिहेवियर को स्कैन करना होगा, फिर खुद से पूछना होगा कि ये हैबिट अच्छी है या बुरी या न्यूट्रल।
बस अपनी हैबिट्स को स्कोर कर लीजिए, लेकिन कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक्नॉलेज करना है कि आप क्या करते हो। फॉल्ट्स के लिए खुद को ब्लेम ना करें और ना ही खुद को सक्सेस के लिए प्रेज करें। बिहेवियर चेंज का प्रोसेस हमेशा अवेयरनेस से शुरू होता है। आपको पता होना चाहिए गलत कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, ये न्यूट्रल है। ओके, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं इस जर्नी में और बात करते हैं द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई एम श्योर आपको मजा आने वाला है। तो बात ऐसी है कि ग्रेट ब्रिटेन के कुछ रिसर्चर्स ने 2 वीक्स के लिए 248 लोगों पर बेटर एक्सरसाइज हैबिट्स बिल्ड 2001 करने के लिए रिसर्च कंडक्ट किया। फर्स्ट ग्रुप एक कंट्रोल ग्रुप था जिन्हें बस ट्रैक करना था कि वो कितनी बार एक्सरसाइज करते हैं। सेकेंड ग्रुप मोटिवेशन ग्रुप था, उन्हें बोला गया था कि वो अपनी एक्सरसाइज ट्रैक करे और एक्सरसाइज के ऊपर कुछ बुक्स भी पढ़े। इसके अलावा रिसर्चर्स ने उन्हें बोला कि वर्कआउट करने से कोरोनरी हार्ट डिजीज का रिस्क कम होता है और हार्ट हेल्थ इंप्रूव होती है। लास्ट में थर्ड ग्रुप को सेकंड ग्रुप की तरह सेम डेटा प्रेजेंट किया गया था, जिसका मतलब था कि उन्हें भी इक्वल लेवल मोटिवेशन मिली। हालांकि उन्हें एक प्लान बनाने के लिए भी बोला गया था कि उन्हें कब और कहां एक्सरसाइज करना है। अब इसे और स्पेसिफिक वे में करने के लिए थर्ड ग्रुप के हर मेंबर ने लिखा, अगले नेक्स्ट वीक के अंदर मैं एटलीस्ट 20 मिनट्स की हार्ड एक्सरसाइज करूंगा, इस दिन और इस टाइम और इस जगह पर। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में 35 से 38% लोगों ने वीक में एटलीस्ट एक बार वर्कआउट किया। एक्चुअल में इन लोगों पर मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन का कोई भी खास इम्पैक्ट नहीं हुआ था, लेकिन थर्ड ग्रुप में से 91% लोगों ने पर वीक एक बार तो वर्कआउट किया ही, और जो सेंटेंस उन्होंने लिखे थे उन्हें रिसर्चर्स इम्प्लीमेंशंस इंटेंशंस बोलते हैं। एक प्लान जो आप पहले से बनाकर रखते हो कि आप कब और कहां एक्शन लोगे। तो कई रिसर्चर्स ने साबित किया है कि इम्प्लीमेंशन इंटेंशंस हमें अपने गोल से कनेक्टेड रहने में हेल्प करते हैं। कई लोगों को लगता है कि उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं है, लेकिन सच ये है कि वो अपने गोल को लेकर के क्लियर नहीं है, कब और कहां एक्ट करना है। ये ऑब्वियस नहीं होता, लेकिन बिहेवियर का फर्स्ट लॉ है इसे ऑब्वियस बनाना। ऑब्वियस होना एक प्रैक्टिकल तरीका है ताकि आपको अपनी आदतों के लिए क्लियर क्यूज मिल सके और आप एक प्लान डिजाइन कर सके कि कब और कहां एक्ट करना है। तो आइए इसी प्लान के साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफन मैटर्स मोर। जी हाँ, मतलब ये कि बोस्टन के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में एक प्राइमरी केयर फिजिशियन एने को एक क्रेजी आइडिया आया। उसे लगता था कि वो हॉस्पिटल स्टाफ और विजिटर्स की ईटिंग हैबिट्स को बेटर बना सकती है, वो भी उनका मोटिवेशन चेंज किए बिना या उनके बगैर किसी डिस्कशन के। तो उसने अपनी कलीग के साथ मिलकर के हॉस्पिटल के कैफेटेरिया का चॉइस आर्किटेक्चर चेंज करने के लिए एक 6 मंथ स्टडी कंडक्ट की। सबसे पहले तो उन्होंने अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंक्स चेंज किए, रेफ्रिजरेटर कैश रजिस्टर के पास रखे थे और उनमें सिर्फ सोडा रखा होता था, तो उन्होंने सोडा के बदले वाटर बॉटल्स रखवा दी। सिर्फ रेफ्रिजरेटर में ही नहीं बल्कि रूम के फूड स्टेशन में भी। तो सोडा अभी भी मेन रेफ्रिजरेटर में था, लेकिन वाटर अब सब जगह अवेलेबल था। अगले 3 महीने में सोडा की सेल 11.4% तक डिक्लाइन हो गई थी, जबकि बॉटल वाटर की सेल 25.8% इंक्रीज हो गई थी। तो इसी तरह के चेंजेस कैफेटेरिया के फूड में भी किए गए और यहाँ भी उन्हें सेम रिजल्ट्स मिले, लेकिन किसी ने कुछ नोटिस नहीं किया। अक्सर लोग चीजें इसलिए नहीं लेते या खाते कि उन्हें वही चीज चाहिए, बल्कि उनका लेना या खाना डिपेंड करता है कि वो चीज रखी कहाँ पर है। मान लीजिए आप किचन में गए, वहाँ पर आपको 1 प्लेट कुकीज मिल जाती है, तो आप तुरंत कुकीज खाने बैठ जाओगे। आप इसलिए नहीं खा रहे हो कि आपको भूख लगी है, बल्कि आपको ना कुकीज दिख गई है तो आपको खाने का मन किया और आपने खा लिया। बस आपकी हैबिट्स भी ना इसी तरीके से चेंज हो जाती है। बस डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर हो और आपके सामने क्या क्यूज है। ह्यूमन बिहेवियर फॉर्म करने में एनवायरनमेंट का इनविजिबल हाथ माना जाता है, चाहे हमारी पर्सनैलिटीज कितनी भी डिफरेंट क्यों ना हो। कुछ बिहेवियर खुद ब खुद हमारे एनवायरनमेंट कंडीशन की वजह से भी बन जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं और काम करते हैं, हमें कुछ स्पेसिफिक एक्शंस लेने से रोक देता है, क्योंकि बिहेवियर को ट्रिगर करने का कोई ऑब्वियस क्यू होना जरूरी है। तो आप किसी हैबिट को अपनी लाइफ का मेन पार्ट बनाना चाहते हो तो क्यू को अपने एनवायरनमेंट का मेन पार्ट बनाइए। और इसी के साथ अब आगे बात करते हैं द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल, और ये बहुत जरूरी है। एक्चुअली जब वियतनाम वॉर अपने 16th ईयर में चल रही थी, तो कनेक्टिकट से कांग्रेसमैन रॉबर्ट 1971 स्टीलिए और इलिनॉइस से मॉर्गन मर्फी ने एक डिस्कवरी की जिसने अमेरिकन पब्लिक को हैरान कर दिया।
उन्होंने जब ट्रुप विजिट किया तो उन्हें पता चला कि जितने भी यूएस सोल्जर्स वहां पर भेजे गए थे उनमें से ऑलमोस्ट 15% ड्रग एडिक्ट थे। इसके फॉलोअप रिसर्च से ये बात सामने आई कि वियतनाम भेजे गए 35% सर्विस मेंबर हेरोइन ट्राई कर चुके थे और 20% को ड्रग की लत थी। इस डिस्कवरी की वजह से एक स्पेशल एक्शन ऑफिस ऑफ ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन क्रिएट किया गया ताकि जब ये सर्विस मेंबर वापस अमेरिका लौटे तो उनकी ये लत छुड़ाई जा सके या उन्हें रिहैब में रखा जाए। तो ली रॉबिन्स एक रिसर्च इंचार्ज थे और उन्होंने साबित किया कि अगर एनवायरनमेंट में रेडिकल चेंज आ जाए तो एडिक्शंस भी तुरंत डिसअपियर हो सकता है। वियतनाम में गए हुए सोल्जर्स अपना सारा टाइम ऐसी क्यूज के बीच स्पेंड करते थे जो उन्हें हेरोइन लेने के लिए ट्रिगर करता था। एक तो ये इजीली एक्सेसिबल था, ऊपर से वॉर का स्ट्रेस और फिर उनके साथ ही भी हेरोइन यूजर्स थे और अपने घर परिवार से दूर रहने का टेंशन एक एंजाइटी क्रिएट करता था। लेकिन जब ये सोल्जर्स वापस अमेरिका आए तो उन्हें ऐसा माहौल मिला जिसमें ऐसे कोई क्यूज थे ही नहीं जो उन्हें ड्रग लेने पर मजबूर करते। इसीलिए उनकी हैबिट्स भी खुद ही चेंज हो गई। इसीलिए वियतनाम स्टडी बैड हैबिट्स को लेकर के हमारे बहुत से कल्चरल बिलीफ्स को गलत साबित करती है। हमारा कल्चर सिखाता है कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन बस थोड़े से डिसिप्लिन में है, लेकिन रीसेंट रिसर्चर्स ने कुछ और ही साबित किया है। जब साइंटिस्ट ने ऐसे लोगों को ऑब्जर्व किया जिनका सेल्फ कंट्रोल बहुत स्ट्रांग था तो उन्हें पता लगा कि ये लोग भी उन लोगों से ज्यादा डिफरेंट नहीं है जो स्ट्रगल कर रहे हैं, बल्कि डिसिप्लिन लोग अपनी लाइफ में बेटर इसीलिए हैं क्योंकि ये लोग खुद को टेम्पटिंग सिचुएशन से दूर रखते हैं। जो लोग सबसे ज्यादा सेल्फ कंट्रोल वाले होते हैं वो सबसे कम कंट्रोल यूज करते हैं। अगर आपको हर बार कंट्रोल करने की जरूरत ना पड़े तो सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करना ज्यादा इजी होता है। दूसरे शब्दों में बोलूं तो हमारा सेल्फ कंट्रोल हमारी बुरी आदतें दूर नहीं करता है। आपकी एनर्जी कुछ ऐसी चीजों में डायरेक्ट होनी चाहिए जो ज्यादा पावरफुल है, जैसे कि अपने एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करना। अपनी अच्छी आदतों का ऑब्वियस क्यूज बनाइए और बुरी आदतों का क्यूज इनविजिबल कर दीजिए। एग्जैक्टली इतना ही करना है। आइए आगे जानते हैं कि और क्या क्या करना होगा हमें। तो बात करते हैं हाउ टू मेक अ हैबिट इररेजिस्टेबल। मतलब ये कि आयरलैंड डबलिन के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट रॉनन को नेटफ्लिक्स देखना बहुत पसंद है, लेकिन उसे ये भी पता है कि उसे एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो उसे एक आइडिया आता है, वो अपने स्टेशनरी बाइक को अपने लैपटॉप और टीवी से कनेक्ट कर देता है। फिर वो एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाता है जिससे साइकिल को एक खास स्पीड पर चलाने पर नेटफ्लिक्स काम करने लगता है। उसने टेम्पटेशन को इस तरह यूज किया कि अब उसे एक्सरसाइज करना और भी मजेदार लगने लगा। तो ये चीज कैसे काम कर गई? सिंपल है, जो एक्शन आपको करने की जरूरत है उसे उस एक्शन से कनेक्ट कर दीजिए जो आप करना चाहते हैं। तो टेम्पटेशन बंडलिंग मेथड है एक साइकोलॉजिकल थ्योरी को अप्लाई करने का जिसे प्रेमैक्स प्रिंसिपल बोलते हैं। और ये प्रिंसिपल बेसिकली ये बताता है कि अगर आप कोई चीज नहीं भी करना चाहते हैं तो भी आप उसे करने पर मजबूर हो जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि आपको ऐसा करने में ना कुछ ऐसा मिल रहा है जो आप वाकई में अचीव करना चाहते हैं। इसका मतलब है हैबिट्स को अट्रैक्टिव बनाना या फेवरेबल बनाना, जिसके बदले में कुछ भी छोड़ना ना पड़े। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन शेपिंग योर हैबिट्स। और ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम अपनी फर्स्ट हैबिट्स चूज नहीं करते, हम ना उन्हें नकल करते हैं। क्योंकि हम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स, अपने चर्च, अपने स्कूल, अपनी लोकल कम्युनिटी और सोसाइटी, इन सबको फॉलो करते हैं। हर कल्चर और ग्रुप के अपने कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि हमारी हैबिट्स को अफेक्ट करती है। हम अपने करीबी लोगों को अनजाने में ही इमिटेट करते हैं, उनकी हैबिट्स को पिक कर लेते हैं। हम अपने पेरेंट्स की कॉपी करते हैं, उनके जैसे ही आर्ग्यूमेंट्स और फाइट्स को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, हम अपने को-वर्कर्स को भी कॉपी करते हैं। ये एक जाना माना रूल है, अगर आप किसी के क्लोज हैं तो पॉसिबल है कि आप उन्हें कॉपी करें। एक स्टडी से पता चला है कि अगर हमारा कोई फ्रेंड फैट है तो हमारे फैट होने के चांसेस भी 57% बढ़ जाते हैं, या इसके उलट भी हो सकता है। एक तरह से बोले तो हमारे दोस्त और फैमिली इनविजिबल पीयर प्रेशर है। ये जिस डायरेक्शन में जाते हैं हम भी उधर ही जाते हैं। बिल्कुल, पीयर प्रेशर तभी बुरा है जब वो बैड इन्फ्लुएंस डाले। इसीलिए बेस्ट थिंग है कि ऐसा कल्चर ज्वाइन कीजिए जहाँ पर आपकी गुड हैबिट्स को वेलकम और एनकरेज किया जाए। इसी के साथ आगे बात करते हैं हाउ टू फाइंड एंड फिक्स द कॉजेज ऑफ योर बैड हैबिट्स। मतलब ये कि आप किसी भी हार्ड हैबिट को इजी बना सकते हैं अगर आप उसे एक पॉजिटिव माइंडसेट से लिंक कर दें। जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, लेकिन अगर हम सिर्फ एक वर्ड चेंज कर दें
तो क्या होगा, मुझे काम पर जाने के लिए उठना है के बजाय अगर हम बोले कि मैं इसलिए उठता हूँ कि काम पर जाऊं, वर्ड्स को सिंपली चेंज करके आप अपना पूरा पर्सपेक्टिव बदल देते हैं। इस तरह से आप अपनी हैबिट्स के बेनिफिट्स को हाईलाइट करते हैं, ना कि सेटबैक और डिसएडवांटेजेस को। जो चीज आप में बैड हैबिट्स लाती है उसे ढूंढ करके फिक्स करने का सीक्रेट है कि आप उस एसोसिएशन को रीफ्रेम करो जो उसके बारे में आप सोचते हो। इस तरह से आप किसी भी हार्ड और बुरी हैबिट को एक मजेदार हैबिट में टर्न कर सकते हैं। इसी के साथ आगे बात करते हैं वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। जी हाँ, हैबिट फॉर्म करना एक प्रोसेस है जिसमें बिहेवियर रिपीटेशन के बाद ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स बन जाता है। हैबिट रेपिटेशन ब्रेन में क्लियर फिजिकल चेंजेस लाता है। जैसे एग्जांपल के लिए म्यूजिशियंस के ब्रेन का सेरिबेलम पार्ट नॉन म्यूजिशियंस के कंपेयर में बड़ा होता है। हर बार जब आप कोई एक्शन रिपीट करते हो तो आप असल में एक स्पेसिफिक न्यूरल सर्किट को एक्टिवेट करते हो जो उस हैबिट से जुड़ा होता है। हैबिट फॉर्मेशन में टाइम कितना लगा ये उतना मैटर नहीं करता। टाइम का कभी भी प्रॉब्लम नहीं था। मैटर ये करता है कि वो रेट जिस पर आप सर्टेन बिहेवियर को परफॉर्म करते हो, जैसे कि आप कोई चीज 40 दिन में 2 बार करो या 200 बार, ये टाइम की बात नहीं है बल्कि फ्रीक्वेंसी की बात है। कोई भी हैबिट क्रिएट करने के लिए आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। इसी के साथ आगे बात करते हैं द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, यानी कि एनर्जी जो होती है ना वो बहुत ही कीमती है और ब्रेन इस तरह बना है कि ये जब चाहे इसे कंजर्व कर सकता है। ये एक ह्यूमन नेचर है कि हम लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट को फॉलो करते हैं, जो कहता है कि जब लोगों को 2 सेम चॉइस दी जाती है तो जिस काम में ज्यादा एफर्ट नहीं लगता लोग नेचुरली उसी को चूज करेंगे। हर एक्शन में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है और जितनी ज्यादा एनर्जी की डिमांड होगी उतना ही कम हम उसे करना चाहेंगे। कुछ सेंस में देखें तो हर हैबिट सिर्फ एक ऑब्स्टिकल है उस चीज के बीच में जो आप चाहते हैं। डाइट एक ऑब्स्टिकल है फिट होने के लिए, मेडिटेशन एक ऑब्स्टिकल है मन की शांति के लिए। आप एक्चुअल में हैबिट से प्यार नहीं करते बल्कि उस आउटकम से करते हैं जो ये डिलीवर करता है। लेकिन अगर हम सब इतने लेजी हैं तो कैसे कुछ लोग मुश्किल गोल्स भी अचीव कर लेते हैं, सवाल तो ये है। और इसका सलूशन, इसका जवाब है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए जहाँ राइट चीजें करना हमेशा इजी हो। इस तरीके से आप फ्रिक्शन ऑफ ऑब्स्टिकल को रिड्यूस कर पाएंगे। जैसे कि मील डिलीवरी सर्विस ग्रोसरी शॉपिंग का फ्रिक्शन डिक्रीज करती है, जैसे डेटिंग एप्स की वजह से सोशल इंट्रोडक्शन करने का फ्रिक्शन कम हो गया है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें। बेहतर हैबिट्स क्रिएट करने के स्ट्रगल में ऐसे तरीके एक्सप्लोर कीजिए जो गुड हैबिट से जुड़े हुए फ्रिक्शन को कम करे और हमारी बैड हैबिट से कनेक्टेड फ्रिक्शन इंक्रीज करे। तो इसी के साथ आगे बात करते हैं अब हाउ टू स्टॉप प्रोकास्टिनेटिंग बाय यूजिंग द 2 मिनट रूल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये कैसे काम करेगा, आइए जानते हैं। अगर आप कुछ बहुत बड़ा शुरू करना चाहते हैं और बिग स्टेप्स लेकर के आपको ये इजी भी लगता है तो भी आपको बेबी स्टेप से शुरू करना चाहिए, क्योंकि हम सब बहुत जल्दी बहुत ज्यादा करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम चेंज को लेकर के इतने एक्साइटेड जो रहते हैं। लेकिन एक टेंडेंसी आपको ऐसा करने से रोकती है और वो है 2 मिनट रूल, जो कहती है कि जब आप कोई नई आदत, नई हैबिट शुरू करते हैं तो इसे करने में ना 2 मिनट से कम टाइम लगना चाहिए। आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट हर हैबिट 2 मिनट में ही लर्न की जा सकती है। जैसे कि रोज रात को सोने से पहले कोई बुक पढ़ने वाली हैबिट बन जाती है, रोज रात 1 पेज पढ़ के सोना, 30 मिनट योगा करो, ये हैबिट्स बन जाती है। तो पॉइंट ये है कि किसी पर्टिकुलर हैबिट को अपनाने के लिए इजी वे में शुरू कीजिए। आप चाहे 1 मिनट मेडिटेट करो, 1 पेज पढ़ो, एक कपड़ा तह लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन शुरू तो करो। जो चीज राइट लगे उसे करना एक पावरफुल स्ट्रेटेजी है। लोगों को लगता है कि डेली किताब का 1 पेज पढ़ना बहुत बड़ा काम है, लेकिन पॉइंट ये नहीं है कि आप कितना पढ़ते हो या कितना करते हो, बल्कि ये है कि आप एटलीस्ट कर तो रहे हो। और जब आप करना शुरू करोगे तो फर्स्ट 2 मिनट्स आपके लार्जर रूटीन का एक रिचुअल बन जाएंगे। एक्चुअली ये एक आइडियल तरीका है किसी भी डिफिकल्ट स्किल में एक्सपर्ट बनने के लिए। अगर एक बार हैबिट बन जाए तो ऐसा भी पॉइंट आएगा कि आप वो एक्शन एकदम परफेक्ट वे में रूटीनली करने लगोगे। आप इस 2 मिनट रूल को हैबिट शेपिंग टेक्निक से मिक्स कर सकते हैं, जिससे कि आपकी हैबिट आपको अपना अल्टीमेट गोल दिला सके। क्योंकि कोई भी हैबिट एस्टेब्लिश करने के बाद इसे इंटरमीडिएट स्टेप्स तक ले जाए और प्रोसेस को तब तक रिपीट कीजिए जब तक कि आप इसमें एक्सपर्ट नहीं बन जाते। उसके बाद ही अगले लेवल तक जाइए। फिर आप देखेंगे कि जो हैबिट आप बिल्ड कभी करना चाहते थे वो आज आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन गई है। राइट, एकदम 2 मिनट वाले रूल से।
तो आइए आगे अब बात करते हैं हाउ टू मेक गुड हैबिट्स इनएविटेबल एंड बैड हैबिट्स इम्पॉसिबल। मतलब ये कि समर की बात है, विक्टर ह्यूगो एक फ्रेंच राइटर थे और एक इम्पॉसिबल डेडलाइन से परेशान थे। उसने 12 महीने पहले अपने पब्लिशर को एक नई किताब लिखने का प्रॉमिस किया था, लेकिन लिख नहीं पाया था। इसके बदले उसने दूसरे प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर दिया था और अपना प्रॉमिस डिले करता रहा। ह्यूगो का पब्लिशर फ्रस्ट्रेट हो गया, इसलिए उसने 6 मंथ्स के अंदर की एक डेडलाइन सेट कर दी। ह्यूगो को बोला गया कि उसे फरवरी 1831 तक बुक को कंप्लीट करनी है और 1830 की डेडलाइन ऑलरेडी दी थी। अब वो कैसे डेडलाइन से पहले कंसंट्रेट करके एक बढ़िया किताब लिखे? लेकिन ह्यूगो ने एक अजीब काम किया। उसने अपने सारे कपड़े एक असिस्टेंट को दिए और बोला इन्हें लॉक करके रख दो। इस तरह अब उसके पास बाहर जाने के लिए कोई कपड़े नहीं बचे थे, तो उसके पास घर में बैठ कर के किताब लिखने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। 1830 के पूरे फॉल और विंटर सीजन में वो जी जान से लिखता रहा। उसकी ये बुक द हंचबैक ऑफ नॉट्रे डेम जनवरी 14, 1831 से 2 हफ्ते पहले ही पब्लिश हो गई थी। तो अच्छी आदतें इजीली बनाना सक्सेस नहीं है, बल्कि बैड हैबिट्स को हार्ड बनाना है। एग्जैक्टली। आगे बात करते हैं आप द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज। मतलब ये कि जब कोई एक्सपीरियंस सेटिस्फाई करता है तो हम उस बिहेवियर को ज्यादा रिपीट करते हैं, और ये पूरी तरह लॉजिकल है, क्योंकि प्लेजर चाहे छोटी छोटी चीजों का ही क्यों ना हो, हमारे ब्रेन को एक सिग्नल भेजता है कि ये चीज अच्छी है, इसे दोबारा करो। अब च्युइंगम का ही एग्जांपल ले लीजिए। शुरुआत की च्युइंगम्स में कोई टेस्ट नहीं होता था, सिर्फ ब्लेंड रेजिन्स, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं। लेकिन 1891 में इसमें फ्लेवर्स ऐड किए जाने लगे। तो ये बात भी लॉजिकल है कि अगर किसी एक्सपीरियंस में मजा नहीं आता है तो उसे रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। कार्डिनल रूल यही कहता है, जिसमें रिवॉर्ड मिले वही चीज रिपीट की जाती है, और जिसमें पनिशमेंट मिले उसे अवॉइड किया जाता है। लेकिन ये नियम, ये रूल थोड़ा सा ट्रिकी है। हम सिर्फ किसी तरह का सेटिस्फैक्शन ही नहीं ढूंढते, बल्कि हम इमीडिएट सेटिस्फैक्शन देखते हैं। सभी हैबिट्स का टाइम के साथ साथ अलग अलग आउटकम मिलता है, और ये आउटकम्स अक्सर अजीब होते हैं। अब जैसे कि बैड हैबिट्स का आउटकम अक्सर मजा देता है, लेकिन अल्टीमेट आउटकम बुरा होता है। जबकि गुड हैबिट्स शुरू में मुश्किल लगती है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म आउटकम हमें बेनिफिट देता है। तो एक रिवॉर्ड जो अभी मिलने वाला है, अक्सर हमें फ्यूचर के रिवॉर्ड से ज्यादा पसंद होता है। इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन की चाहत में लोग अपना सारा टाइम इमीडिएट प्लेजर पाने में स्पेंड करते हैं। लेकिन हम जो चीज बोलना चाहते हैं वो ये है कि जब हम इमीडिएट रिवॉर्ड की बात करते हैं तो वो किसी बिहेवियर का एंड होता है। आप किसी बैड हैबिट का एंड करना चाहते हो और चाहते हो कि ये सेटिस्फाइंग हो, तो चेंज अगर एंजॉयबल है तो इजी हो जाता है। कोशिश कीजिएगा। आगे बात करते हैं हाउ टू स्टिक्स विद गुड हैबिट्स एवरी डे। मतलब सब प्लान करके अच्छी आदतें करनी शुरू कर दी, लेकिन उस पर अमल करना भी बहुत जरूरी है। मतलब ये कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जब 20 के थे तो रोज एक छोटी सी बुकलेट अपने साथ हमेशा रखते थे, जिसमें वो अपने 13 पर्सनल गुड बिहेवियर का ट्रैक रख सके। इस लिस्ट में इस तरह के गोल्स थे: लूज नो टाइम, मतलब टाइम वेस्ट मत करो, हमेशा कुछ ना कुछ यूजफुल करते रहो। हर दिन के एंड में वो अपनी लिस्ट खोलकर देखते और अपनी प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करते थे। इसे हम हैबिट ट्रैकर भी बोल सकते हैं, और ये अपनी हैबिट्स को चेक करने का एक इजी तरीका है। हैबिट ट्रैकिंग काफी पावरफुल है क्योंकि इसमें मल्टीपल लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज यूज होता है। ये किसी बिहेवियर को ऑब्वियस बनाता है, क्योंकि हर बार जब आप लिस्ट ओपन करते हो, ये आपके सामने लिखा होता है, फिर एक एक्शन से दूसरा जुड़ जाता है। हैबिट ट्रैकिंग किसी भी हैबिट को मजेदार बना देती है, क्योंकि मोटिवेशन का मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म है प्रोग्रेस, और ये हैबिट को सेटिस्फाइंग बनाती है। अब ये बात तो सब जानते हैं कि अपनी टू डू लिस्ट में से कोई आइटम क्रॉस करना कितना सेटिस्फाइंग लगता है। हम सबको रिजल्ट्स मिलना कितना अच्छा लगता है, इसमें कोई शक नहीं है। और यही वजह है कि मोटिवेटेड रहने के लिए हैबिट ट्रैकिंग बहुत जरूरी है, ताकि आपकी नजर हमेशा अपने गोल्स पर रहे। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं हाउ एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कैन चेंज एवरीथिंग। मतलब ये कि जैसे हम एंजॉय करने के बाद कोई एक्सपीरियंस रिपीट करते हैं, वैसे अगर एक्सपीरियंस पेनफुल रहा तो हम उसे अवॉइड भी करना चाहेंगे। पेन एक इफेक्टिव टीचर होता है। अगर फेलियर पेनफुल है तो हम उसे फिक्स करते हैं, लेकिन अगर किसी फेलियर का हम पे कोई इफेक्ट नहीं होता तो हम उसे इग्नोर करते हैं। मिस्टेक जितनी इमीडिएट और कॉस्टली होगी उतना ज्यादा हम सीखते हैं। जैसे कि बैड रिव्यू का डर एम्प्लॉय को अच्छा काम करने पर मजबूर कर देता है। कॉन्सिक्वेंसेज अगर एक्सट्रीम हो तो लोग जल्दी से सीख लेते हैं। इसीलिए कभी कभी एक अकाउंटेबल पार्टनर के होने से हेल्प मिलती है, क्योंकि तब आपको पता होता है कि कोई आपको वॉच कर रहा है, देख रहा है, ताकि आप मोटिवेटिंग और पावरफुल बने।
अगर तुरंत रिजल्ट भुगतने पड़े तो आप काम को कभी डिले नहीं करेंगे, और अगर आप अपना वर्क डिले करते हो तो आपके बॉस की नजरों में आप एक लेजी और अनट्रस्टवर्दी इंसान हो। और ये सभी जानते हैं कि हम अपने आसपास के लोगों के ओपिनियन की कितनी ज्यादा परवाह करते हैं, जो हमें टॉप तक पहुंचने में मदद करते हैं। इसीलिए इस तरह का कोई पार्टनर होना आपके लिए ना बहुत मददगार साबित होगा। तो अब आगे बात करते हैं एडवांस टेक्टिक्स, हाउ टू गो फ्रॉम बीइंग मेयरली गुड टू बीइंग ट्रूली ग्रेट। मतलब ये कि जब आपको किसी हैबिट की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है तो ये थोड़ी बोरिंग और पार्ट ऑफ रूटीन लगती है। जो आपको चाहिए था आपको मिल गया तो जाहिर सी बात है कि अब आपका उतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा। और यही बोरिंगनेस ग्रेटेस्ट चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। हम अपनी आदतों से इसीलिए बोर हो जाते हैं क्योंकि अब वो हमें पहले की तरह सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहे और हम हमेशा आउटकम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये चीज मैटर नहीं करती कि आप इस चीज में बेटर बनना चाहते हैं। अगर आप उसे तभी करते हैं जब वो आपको एक्साइट करती है, क्योंकि तब आप कोई भी ग्रेट रिजल्ट पाने के लिए बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे। हाँ, ऐसे भी दिन होंगे जब आपको क्विट करने का मन करेगा, लेकिन पेनफुल, बोरिंग और एग्जॉस्टिंग होने के बाद भी अगर आप जमे रहते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। एक अमैच्योर और एक प्रोफेशनल के बीच में सिर्फ यही डिफरेंस होता है। तो एक ही तरीका है, जो भी आप करें दिल से करें, उसे एंजॉय करें। हैबिट्स का बस एक ही डाउन साइड है कि हम अक्सर स्मॉल मिस्टेक्स को नोटिस नहीं करते, क्योंकि आप कोई चीज आदत की वजह से बार बार करते हैं, आप उसे इम्प्रूव नहीं करते। वैसे इस बारे में परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ हैबिट्स को कांस्टेंट इम्प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे एग्जांपल के लिए आप अपनी शूज कैसे बांधते हैं। लेकिन जब आप किसी काम में मास्टर बनना चाहते हैं तो सिर्फ हैबिट से काम नहीं चलेगा, आपको उसके लिए हार्ड प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, जब तक कि आपको सर्टेन स्किल्स ना आ जाए। बस आपको क्या करना है कि अपनी परफॉर्मेंस को लेकर के अलार्म्ड रहे, ताकि आप खुद को इम्प्रूव कर सके, खुद को ओल्ड थिंकिंग एंड एक्टिंग पैटर्न में लॉक ना करें। लाइफ जो है ना हमारी, हर पल चेंज हो रही है, तो आप भी अपनी हैबिट्स और बिलीफ्स को चेंज कीजिए और खुद में कभी भी सेल्फ अवेयरनेस की कमी ना आने दें। ये बहुत बड़ी चीज है और बहुत ही कमाल की। तो इन सारी बातों के साथ, इन सारे सिद्धांतों के साथ अब टाइम आ गया है इस समरी के कंक्लूजन को जानने का। तो दोस्तों, हमने समरी में देखा कि एटॉमिक हैबिट्स कितनी पावरफुल है और उन्हें कैसे डेवलप किया जा सकता है। हमने हैबिट्स बदलने के लिए 4 स्टेप्स भी देखे। हमने 2 मिनट रूल के बारे में भी जाना और सीखा। इन शॉर्ट हमने देखा कि कैसे हैबिट्स हमारी आइडेंटिटी को चेंज कर सकती है। जो हमें चाहिए वो हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा बेबी स्टेप तो हमें लेना ही होगा और उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।